हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक टॉपिक पे चर्चा करने जा रही हूँ जो बीपीएससी मेंस में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, राजनीति में बढ़ता अपराधीकरण। इसको हमें किस तरह लिखना है, हमने इसको 7-8 भागों में डिवाइड कर दिया है कि हमारा क्वेश्चन किस तरह रहेगा। तो सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे, उसके बाद हम दूसरे पैराग्राफ में राजनीतिक अपराधीकरण पर कैसे नियंत्रण हुआ, अपराधी जनप्रतिनिधियों की संख्या किस किस प्रकार निर्धारित हुई, चौथे में सुधार के प्रयास, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले, फिर इन सब का क्या प्रभाव पड़ा और क्या क्या चुनौतियां हैं तथा सुझाव। तो हर बार हमने प्रॉपर हेडिंग नहीं दी है, पॉइंट डाल दिए हैं, आप इन्हीं के आधार पर समझ लीजिएगा। क्योंकि हम वीडियो को बहुत लेंथी नहीं बनाएंगे, थोड़ा छोटा ही रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 फरवरी 2020 को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया जिसमें सभी राजनीतिक दलों को आपराधिक पृष्ठभूमि की संपूर्ण जानकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करनी होगी। यानी कि ऐसे लोग जिन्हें चुनाव में लड़ने के लिए टिकट दिया जाता है और अगर उन पर कोई आपराधिक उनका बैकग्राउंड रहा है तो उनकी पूरी जानकारी कि उन पर कौन सा केस है, उन पर क्या है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से बताना होगा और 72 घंटों में चुनाव आयोग को सूचित भी करना होगा। ये तो इसकी भूमिका में रहेगा। इसको प्रॉपर शब्दों में लिखेंगे तो आपकी पूरी भूमिका बन जाएगी। नंबर 2 पे सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या आदेश थे। तो आदेश थे कि आपराधिक सारी जानकारी को सार्वजनिक करना, अपराध प्रकृति, कैसा अपराध है उसकी प्रकृति बताना, केस से संबंधित भी सभी जानकारी को सार्वजनिक करना होगा। एक राष्ट्रीय और स्थानीय भाषा के अखबार में भी प्रकाशित करना होगा। हमारे जो आपराधिक रिकॉर्ड हैं, जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है चुनाव में, उसके जो भी रिकॉर्ड है वो एक राष्ट्रीय अखबार में और एक स्थानीय अखबार, जो भी स्थानीय भाषा में होता है, आप जहां से खड़े हो रहे हैं वहां के अखबार में प्रकाशित करना होगा। कारण भी बताना होगा, दल को कारण भी बताना होगा कि हमने इस व्यक्ति का चयन क्यों किया, जबकि हमें बिना आपराधिक मामलों वाले भी लोग मिल सकते थे। और व्यक्ति का चयन किस आधार पर है, उसकी योग्यता और उपलब्धियों के बारे में उसका चयन का कारण होना चाहिए, ना कि ये कारण बता दो कि ये जीत सकता है, इसकी जीतने की क्षमता अधिक है और यह फैसला सभी दलों पर लागू होगा। तीसरा पॉइंट है न्यायालय में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार। ये पॉइंट भी कह सकते हो और पैराग्राफ भी, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं लिखा जाएगा, पैराग्राफ में लिखा जाएगा बीपीएससी में। तो न्यायालय में प्रस्तुत आंकड़े जो है वो 2004 में संसद के 24% सदस्यों पर आपराधिक मुकदमे थे, जो 2009 में बढ़कर 30% हो गए और 2019 में 43%। इस प्रकार इनकी संख्या बढ़ रही है और इन्हीं को देखते हुए कोर्ट को ये आदेश देना पड़ा। इससे पूर्व भी प्रयास किए गए थे, तो देखते हैं कब कब प्रयास किए गए। तो इससे पूर्व दिनेश गोस्वामी समिति बनाई गई 1990 में इन्हीं सब की जांच करने के लिए। फिर बोहरा समिति 1993 में बनाई गई आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए। इंद्रजीत गुप्ता समिति आई 1998 में। विधि आयोग की रिपोर्ट आई 1999 में। एमएन वेंकट चलैया समिति बनाई गई 2000 में, जिसने 2002 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। बाचू समिति आई, प्रत्यक्ष कर समिति थी ये, इसने भी देखा कि किसका क्या रिकॉर्ड रहा है कर वगैरह देने के मामले में। अगला पैराग्राफ रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर क्या क्या फैसले दिए। तो अक्टूबर 1974 में कंवरलाल गुप्ता वर्सेज अमरनाथ चावला के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। 1990 और 2002 के में 1990 में रिट दायर हुई थी और 2002 में फैसला आया था। भारत सरकार वर्सेज एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म में इसमें ही दिया था कि जानकारी को सार्वजनिक करना चाहिए। 2013 में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की याचिका पर नोटा को शामिल किया गया ईवीएम में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में नोटा को शामिल किया गया। 2017 में आपराधिक जानकारी को सार्वजनिक करने की अनिवार्यता को दोहराते हुए सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था का भी
आदेश दिया। कहा कि सार्वजनिक तो करना है, फास्ट ट्रैक की भी व्यवस्था की जाए ताकि जल्दी सुनवाई होके ये पता चले कि इसके पास जो मुकदमा लगा है उसमें ये अपराधी है या नहीं। पता चली जब वो सांसद बन गया तब तक कोई फैसला ही नहीं आ पाया कि वो अपराधी था कि नहीं था। तो बेकार है ना, फैसला आ जाएगा तो निश्चिंत हो जाएंगे कि ये अपराधी था या नहीं। इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे? इसका प्रभाव पड़ेगा कि चुनाव पारदर्शिता में वृद्धि होगी, राजनीतिक दलों पर भी नैतिक दबाव बनेगा कि वो ऐसे किसी व्यक्ति का चुनाव न करें जो आपराधिक मामलों में जिस पे केस चल रहा हो या जो अपराध में संलिप्त हो। और मतदान भी जागरूक होगा, लोग भी ध्यान देंगे कि अच्छा इसका पेपर में निकला था, ये तो अपराधी है। चुनौतियां क्या क्या रहेंगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं है, राजनीतिक दल के विश्वास पर छोड़ दिया गया कि आप सार्वजनिक करें। अगर वो नहीं सार्वजनिक करते तो हमें पता ही नहीं चलेगा। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार पर कार्रवाई की बजाय केवल निगरानी रखने की बात है कि दल निगरानी रखे उसको, और ये एक लंबी प्रक्रिया हो जाती है, इससे पता नहीं चल पाता कि कोई अपराधी है या नहीं। यदि राजनीतिक दल पूर्णतः नियमों का पालन करें तो संभव है, अन्यथा सही जानकारी मिलना कठिन है। राजनीतिक दल अगर पूर्णतः नियमों का पालन कर दें, वो बताएं प्रॉपर 72 घंटे के अंदर चुनाव आयोग को भी सूचित करें, पेपर में भी निकलवाएं, सोशल मीडिया पर भी दें कि इस व्यक्ति को चुनाव में खड़ा किया जा रहा है, इस पे कौन कौन से आपराधिक मामले लंबित है। पर ये ऐसा कोई राजनीतिक दल करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। शिकायत करने वाले भी डर से नहीं करते। अच्छा, जो जनता के लोग हैं वो शिकायत कर सकते हैं, पर वो डर से करते नहीं है कि अगर हम करेंगे तो ये पहले से ही अपराधी है, कुछ कर दिया तो लोगों में भय होता है। सुझाव क्या है, आगे की राय क्या होगी? जनता का अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना आवश्यक है, इसलिए जनता को भी अपनी भूमिका निभाना चाहिए। अगर शिकायत नहीं कर सकता है तो नोटा का प्रयोग तो कर ही सकता है। राजनीतिक दलों के विवेक पर छोड़ने की बजाय इसमें प्रत्यक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। जनता बिना पूर्वाग्रह और लालच के सही व्यक्तियों का चुनाव करे। जनता ये नहीं सोचे ये हमारी जाति का है, ये हमारे धर्म का है, ये हमारे क्षेत्र का है, इस व्यक्ति से हमें पर्सनली ये लाभ मिल जाएगा, हमारा ऋण माफ हो जाएगा। इस तरह के लालचों को छोड़कर अगर सही व्यक्ति का चुनाव करे जनता, तो ये भी अच्छे लोगों को राजनीति में लाएगा। और अगर कोई विकल्प न बचता हो तो नोटा का प्रयोग करें। इस तरह राजनीतिक अपराधीकरण पे आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। उम्मीद है ये इस तरह के प्रश्न बीपीएससी मेंस में सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं। ये करंट का भी क्वेश्चन है और पॉलिटी का भी क्वेश्चन है। आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।